बच्चों अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्मी पादप जो है उनके जीवन चक्र के बारे में। बच्चों अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उस संपूर्ण जीवन चक्र का वर्णन हम इस चित्र के माध्यम से करेंगे। तो पहले एक बात समझनी है आप लोगों को कि जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं और साथ में आप एंजियोस्पर्म में भी देखेंगे, इनका जीवन चक्र जो होता है वह द्विगुणितकी यानी डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? द्विगुणितकी प्रकार का। डिप्लॉन्टिक प्रकार का। हम इनका जो जितने भी जीवन चक्र का वर्णन इस चैप्टर के अंत में करेंगे, तुलनात्मक रूप से इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा हमने थैलोफाइटा शैवालों में अगुणित की चर्चा की, ब्रायोटेरिडोफाइटा में अगुणित द्विगुणित की भी बात की, इसी प्रकार इनमें द्विगुणित की है, लेकिन हम इसको अभी केवल समझ रहे हैं जिम्नोस्पर्म में। देखिए द्विगुणित की जीवन चक्र का मतलब, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र का मतलब यह है कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी होगी, जीवन की प्रमुख अवस्था होगी, और जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वह अल्पकालिक होगी और बीजाणुद्भिद पर आश्रित होगी। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्म में प्रमुख पादप का है बीजाणुद्भिद होता है, हमने बात की थी, जो कि जड़, तना व पत्तियों में बटा हुआ होता है। जैसा हमने देखा था जड़ें मूसला प्रकार की होती हैं। तने के लिए हमने देखा था कि सामान्यतः ऊर्ध्व होता है, काष्ठीय होता है, शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। जैसा साइकस में अशाखित है तो पाइनस में हम बात करते हैं तो शाखित है। ठीक है, सिड्रस में भी शाखित प्रकार का ही तना पाया जाता है। हमने कहा था आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो हमने कहा कि इनके अंदर सवन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम व फ्लेम उपस्थित होते हैं, जाइलम व फ्लेम के बीच में एधा पाई जाती है, इसीलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है, और द्वितीयक वृद्धि की वजह से इनमें काष्ठ यानी द्वितीयक जाइलम का निर्माण भी होता है। हालांकि इनके जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है, अपवाद है, जैसे निटेल्स गण के सदस्यों में वाहिकाएं पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें फ्लेम में चालनी नलिकाएं हैं वे नहीं पाई जाती, सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। हाँ, चालनी नलिकाओं के स्थान पर अगर हम बात करें तो चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसी प्रकार से एल्बुमिनस कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब देखिए हमने बात की थी पत्तियां, तो पत्तियां जो होती हैं इनमें मरुद्भिद अनुकूलन दर्शाती हैं। ठीक है, इस मरुद्भिद अनुकूलन का मतलब हमने कहा था कि खास तौर से एक तो सतह का क्षेत्रफल कम होना, दूसरा हमने कहा था मोटी क्यूटिकल का पाया जाना और धसे हुए रंध्रों का पाया जाना। ध्यान दीजिएगा। साथ ही हमने कहा था कि जो अगर साइकस की बात करें तो साइकस में जो पत्ती जो होती है पिच्छाकार संयुक्त होती है, जबकि पाइनस में सूच्याकार होती है। चलिए अब जब बात करते हैं, ये तो हो गई बीजाणुद्भिद अवस्था, जीवन की प्रभावी अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था में ही जननांग उत्पन्न होते हैं, और हमने कहा कि इनमें जननांग एक विशेष संरचना के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें हम शंकु कहते हैं। खास तौर से मादा जनन तंत्र के रूप में मादा शंकु पाया जाता है, नर जनन तंत्र के रूप में नर शंकु पाया जाता है। मादा शंकु में केंद्रीय अक्ष पर गुरु बीजाणु पर्ण सर्पिल रूप से व्यवस्थित रहते हैं, और ये जो गुरु बीजाणु पर्ण है इन पर पाई जाती हैं क्या? गुरु बीजाणु धानियां या बीजांड। ये जो गुरु बीजाणु धानियां या बीजांड जो होते हैं ये नग्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये अंडाशय के भीतर नहीं पाए जाते हैं, और हम जानते हैं चाहे निषेचन से पहले देखें चाहे निषेचन के हम बाद में देखेंगे, इनमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। यानी निषेचन से पहले हम अंडाशय की बात करते हैं वो भी नहीं मिलता, निषेचन के बाद अगर फल की बात करें वो भी नहीं मिलता, इसलिए नग्न बीजी हम जानते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, अच्छा इनमें जो बीजांड जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? रिज्जु व एक अध्यावरणीय होते हैं। हालांकि अपवाद है निटेल्स गण के सदस्य जिनमें द्विअध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। बच्चों ये रिकॉल करते रहिए, और आपको भी इसी तरीके से इस चित्र के द्वारा पूरे चैप्टर को याद करना है। बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप इस जीवन चक्र को समझेंगे तो पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए
इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जो नर शंकु में केंद्रीय अक्ष पर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, और जो लघु बीजाणु पर्ण है उनमें पाई जाती है लघु बीजाणु धानियां, और लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, द्वारा लघु बीजाणु या फिर परागकण बनाती है। हालांकि मैंने कहा था कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, जबकि परागकण जो है अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बीजांड जो होता है उसमें एक अध्यावरण पाया जाता है, तो बीजांड की प्लॉइडी 2n है तो अध्यावरण भी 2n होगा। ठीक है, इसके अलावा और भाग आप सब आवृत बीजों में पढ़ चुके हैं, जैसे बीजांड द्वार होता है, बीजांड व्रंत होता है, निभाग होता है। बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत वाला भाग निभाग के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके अलावा अध्यावरण के बिल्कुल बीच में अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं कहूंगा ये चारों ओर अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है, अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है, तो यहां पर अंदर क्या है, बीजांड काय है। बीजांड काय मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, और इस बीजांड काय के अंदर बीजांड द्वारा सिरे पर एक कोशिका जो होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित होती है, और 2n होती है, जो कि म्योसिस यानी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जिन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु जो कि बीजांड द्वार वाले होते हैं, ये बीजांड द्वार वाले ऊपर वाले जो गुरु बीजाणु ये नष्ट हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है जो कि निभागीय सिरे की ओर पाया जाता है। तो फिलहाल हमने देखा कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा लघु बीजाणु या परागकण बने। ठीक है, और इसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। यहां तक की अवस्था जो हमने पढ़ी, इससे जो अवस्था अब तैयार होगी उसका नाम है युग्मकोद्भिद अवस्था। हमने कहा कि बीजाणु भी देखिए ज्यादा समय की है, स्वतंत्र जीवी है, प्रकाश संश्लेषी है। अब आ जाते हैं युग्मकोद्भिद प्रावस्था पर। तो देखिए, लघु बीजाणु या परागकण की अगर हम बात करें, या लघु बीजाणु के अंकुरण से जो बनने वाली संरचना है उसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि जो नर युग्मकोद्भिद का विकास परागण से पहले भी हो जाता है, परागण के बाद में भी होता है। तो उसमें पहले अगर हम बात करें तो लघु बीजाणु जो होते हैं उनसे क्या होगा, अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद या परागकण बनेगा, जिसमें 3 कोशिकाएं भी हो सकती है, 4 कोशिकाएं भी हो सकती है, 5 कोशिकाएं भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम परागकण किसकी बात करते हैं, पाइनस के संदर्भ में, ये पाइनस के जीवन चक्र से रिलेटेड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो 4 कोश की अवस्था में बन जाते हैं तो इनका परागण होता है। परागण वायु द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकण जो होते हैं सीधे ही बीजांड के मुख पर पहुंच जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो गुरु बीजाणु जो बचा हुआ था, सक्रिय गुरु बीजाणु, वो विकास करता है और समसूत्री विभाजन करके एक संरचना बनाता है जिसे स्त्री युग्मकोद्भिद कहते हैं। और अनावृत बीजों में स्त्री युग्मकोद्भिद जो होता है बहुकोशिकीय होता है, यानी आवृत बीजों की तरह 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के नहीं होता। और इस स्त्री युग्मकोद्भिद जो होता है इसके ऊपर यानी बीजांड द्वारा सिरे पर स्त्री धानियां बनती हैं। एक बात ध्यान देनी है, यही स्त्री युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश के नाम से भी जाना जाएगा आगे। कुल मिलाकर जब परागकण बीजांड के मुख पर पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बीजांड द्वारा सिरे की कुछ कोशिकाओं के विघटन से एक श्लेष्मिक बूंद बाहर निकलती है और परागकण वहां पर उलझ जाते हैं। और वो क्या होता है, जो बूंद होती है श्लेष्मिक बूंद, सूखने के कारण ये परागकण अंदर चले जाते हैं और पराग कक्ष में एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर इन पराग कणों का अंकुरण होगा, यानी अभी आगे और विकास होगा नर युग्मकोद्भिद का। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो पराग नलिका बनती है। साथ ही हम जो यहाँ पर परागकण की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कायिक कोशिका होती है वह परागनाल बना रही है, जबकि जो जनन कोशिका है वह समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बना लेती है। ध्यान दीजिएगा, अब होती है निषेचन की घटना। निषेचन परागनाल के द्वारा होता है क्योंकि नर युग्मक अगतिशील होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे साइकस के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें नर युग्मक गतिशील होते हैं, सबसे बड़े आकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। और जब नर युग्मक गतिशील है तो परागनाल का कार्य युग्मक वाहक का कार्य नहीं होगा।
ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में परागनाल युग्मक वाहक का कार्य करती है, लेकिन साइकस में युग्मक वाहक का कार्य नहीं करती, केवल सूचकांक का कार्य करती है। और यहाँ बीजांडकाय के ऊतकों को नष्ट करती हुई परागनाल स्त्री धानी में पहुंच जाती है और स्त्री धानी के भीतर होता है निषेचन। आपको पता होना चाहिए जिम्नोस्पर्मी पादप की जो स्त्री धानियां होती हैं उनमें ग्रीवा नाल कोशिका नहीं पाई जाती है, केवल एक अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका उपस्थित होती है। हालांकि अंडा नाल कोशिका विघटित हो जाती है निषेचन के समय ही या निषेचन के जस्ट पहले ही। अब जब परागनाल के द्वारा नर युग्मक को यहाँ पर स्त्री धानी में पहुंचाया जाता है तो एक नर युग्मक का मादा युग्मक यानी अंड से संलयन हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है, द्विगुणित युग्मनज। आपको पता होना चाहिए कि युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका होती है। यानी यहां तक जो हमने बात की वह कौन सी अवस्था थी? युग्मकोद्भिद अवस्था। और आपने देखा युग्मकोद्भिद अवस्था स्वतंत्र जीवी नहीं थी, बल्कि बीजाणुद्भिद के ऊपर या बीजाणु धानियों के ऊपर ही या बीजाणु धानियों के अंदर ही अंकुरित हो रही है, जमीन पर नहीं बन रही है, प्रकाश संश्लेषी नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तभी तो हमने यहाँ पर द्विगुणित के जीवन चक्र लिखा है, क्योंकि 2n अवस्था प्रभावी होती है, n अवस्था या युग्मकोद्भिद अवस्था अल्पकालिक होती है और स्वतंत्र जीवी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। जैसे निषेचन की प्रक्रिया, यहाँ पर एक बात मैंने कही थी कि अनावृत बीजों में दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता, त्रिसंलयन नहीं पाया जाता है। और जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है युग्मनज बनता है, युग्मनज से बन जाता है भ्रूण। इस भ्रूण में ध्यान रखिएगा बीज पत्रों की संख्या 2 या अधिक हो सकती है। इसी के साथ ही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अध्यावरण जो है वह बीज चोल में बदल जाता है, बीजांड काय का कुछ भाग अवशेषी रह जाता है जिसे परिभ्रूण पोष कहा जाता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो स्त्री युग्मकोद्भिद है अब वह भ्रूण पोष के नाम से जाना जाता है, एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रूण को पोषण देने का यह कार्य करेगा। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि अनावृत बीजियों में जो भ्रूण पोष है वह किस प्रकार का होगा? अगुणित प्रकार का होगा और यह निषेचन से पहले ही तैयार हो जाता है। इनमें त्रिसंलयन न होने के कारण यह भ्रूणपोष कैसा है? एन होता है, अगुणित होता है। और एक बात और हमने कही थी कि इन पौधों के अंदर जो बीज है 3 पीढ़ियों को निरूपित करता है। एक तो पैतृक बीजाणुद्भिद पीढ़ी के रूप में बीजचोल है क्योंकि वो अध्यावरण है, परिभ्रूणपोष है, यह भी पैतृक बीजाणुद्भिद पहले का ही है। ठीक है, फिर युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणपोष है जो कि हमने देखा था गुरु बीजाणु के अंकुरण से बना था। और तीसरा नव बीजाणुद्भिद पीढ़ी के रूप में, आने वाली बीजाणुद्भिद पीढ़ी के रूप में कौन होता है? भ्रूण। आपको पता होना चाहिए भ्रूण जो है बीजाणुद्भिद जो है उसका एक नन्हा रूप है जो कि बीज के अंदर सुरक्षित रहता है और जब यह बीज जमीन पर गिरता है इनका अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के फलस्वरूप ये जो भ्रूण है धीरे धीरे विकसित होता हुआ बीज से बाहर निकल जाता है और फिर से एक बीजाणुद्भिद के रूप में या ये कह सकते हैं जड़ तना पत्ती में विभेदित बीजाणुद्भिद का रूप ले लेता है। ये कह सकते हैं कि यह अंकुरित होकर अपना नया रूप प्राप्त कर लेता है जो कि जड़ तना पत्तियों में बटा होता है। इस प्रकार से बच्चों आपने ये देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर द्विगुणित अवस्था जो है जीवन की प्रभावी अवस्था है, जबकि अगुणित अवस्था या युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वह अल्पकालिक है, बीजाणुद्भिद पर आश्रित है, इसलिए इनका जीवन चक्र क्या हुआ? द्विगुणित प्रकार का हुआ। एक दो खास पॉइंट भी हमने बात की थी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि हमने कहा था कि जो पाइनस और साइकस की अगर हम बात करते हैं तो पाइनस जो होता है उसके अंदर नर व मादा जन्नांग एक ही पादप की अलग अलग शाखाओं पर पैदा होते हैं, जबकि साइकस में क्या होता है नर और मादा जो जन्नांग हैं वो अलग अलग पौधों पर पैदा होते हैं। और खास तौर से हमने कहा था जो साइकस है उसमें मादा शंकु नहीं बनता। कहने का मतलब है गुरु बीजाणु पर्ण तने के शीर्ष पर गुच्छे के रूप में तो पाए जाते हैं लेकिन मादा शंकु नहीं बनाते हैं। और साथ ही एक दो बातें और भी है एडवांस पॉइंट के हिसाब से, अगर हम देखें हमारे मॉड्यूल के हिसाब से देखें तो हमने कहा कि भाई जो पाइनस है उसका जो मादा शंकु है
ठीक है। जब निषेचन वगैरह हो जाएगा, मैच्योर हो चुका होगा, तो उस समय तो उसका जो मादा शंकुज जो होता है वह 26 माह के अंदर परिपक्व होता है। और इन जिम्नोस्पर्म में भी, पाइनस में हमने बात की, ये जो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह परागण के लगभग 13 माह या 1 वर्ष के बाद में संपन्न होती है। इस प्रकार से बच्चों, जिम्नोस्पर्म जो है उसका जीवन चक्र जो होता है वह समाप्त होता है।